न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड इन द अर्ली 1970s में कहते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बने थे। मैंने आपको क्यों रैशनल एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस पहले पढ़ाई, बिकॉज ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ना, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है। लिख लो, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कभी मैचिंग में आ जाए, मैच करेंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन से। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का प्रपाउंडर बोला जाता है लुकेस्को, रॉबर्ट लुकेस्को। लिख लो। सम और भी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे इनके नाम में आ जाता है थॉमस सर्जेंट एंड नील वेलिस, ये भी एक मशहूर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो क्लासिकल्स के बाद है, जिन्होंने क्लासिकल्स की ही बेसिकली अजम्पशंस मानी, बट उसको उसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन कर दी, वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बन गई। ठीक है, तो ये देखो, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस। ठीक है ना, कि लोग जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रैशनली प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी को रैशनली प्रिडिक्ट कर लेना बच्चे, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं इस चीज को। समझिए, उदाहरण के तौर पर मान लो कि गवर्नमेंट ने सोचा कि मुझे 1.5% इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ाना है। रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस के चलते जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई इन्फ्लेशन 1.5% बढ़ने वाला है। तो हमने क्या पढ़ा था कि क्लासिकल्स में मनी इल्यूजन नहीं है बच्चे, मनी इल्यूजन नहीं है, पैसे का भ्रम नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, कि वर्कर्स को जब पता चलता है ना कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो किसकी डिमांड करते हैं? हरी अप टेल मी, किस चीज की डिमांड करते हैं वो? हाई रियल वेजेस बढ़ाने की डिमांड करते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे पैसे का भ्रम नहीं है। वो यहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि इन्फ्लेशन बढ़ने से उनकी रियल इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो मनी इल्यूजन था। न्यू क्लासिकल में हमने कल अजम्पशन पढ़ा था, क्लासिकल में मनी इल्यूजन नहीं है, यानी कि लोग को पता, वर्कर्स को पता चल गई है ये चीज कि जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो उससे उनकी रियल इनकम कम हो रही है, तो वो अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कह रहे हैं भी हमारी इनकम बढ़ाओ। ठीक है, वो मनी वेजेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इन्फ्लेशन के कारण उनकी परचेजिंग पावर यानी कि उनकी रियल वेजेस कम हो गई हैं, तो वो हायर मनी वेजेस की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो हायर मनी वेजेस की डिमांड करेंगे ना, तो जो प्रोड्यूसर बंदा है, जो जिन्होंने उसको रखा हुआ है वर्कर्स को, वो एग्जिस्टिंग लेबर की वेजेस बढ़ा देगा, नया लेबर हायर नहीं करेगा। ध्यान से समझो, एग्जिस्टिंग लेबर की वेजेस बढ़ा देगा, नया लेबर वो हायर नहीं करेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट विल नॉट इंक्रीज। बेसिकली गवर्नमेंट का यहाँ पे मकसद था कि प्राइजेस को इन्फ्लेशन किया, इन्फ्लेशन करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने, यानी कि प्राइजेस को बढ़ाकर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने। गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि अगर मैं प्राइजेस को बढ़ाऊंगी, प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे वो और लोगों को हायर करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। गवर्नमेंट का ये मोटिव था। बट वर्कर्स ने प्रिडिक्ट कर ली है जिसकी इन्फ्लेशन बढ़ने से उनकी रियल वेजेस कम हो गई हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हमको तो हायर वेजेस चाहिए। तो जो प्रोड्यूसर बंदे हैं उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबर की वेजेस को बढ़ा दिया है ना, तो जो नया लेबर है उसको हायर ही नहीं किया उन्होंने। तो जब वो नए लेबर को हायर ही नहीं करेंगे, नए लेबर को जब वो हायर नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी? गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल हो गई। याद रख लो, पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस क्राइटेरिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल कब होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी इनइफेक्टिव कब होती है? जब लोग जो हैं वो रैशनली गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जब लोग अपने इंटेलिजेंट यूज से गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पे फेल हो जाती है। ये देखो यहाँ पे आगे आप पढ़ोगे भी, एनी न्यू पॉलिसी विल बी इनइफेक्टिव बिकॉज इट वुड बी एंटीसिपेटेड। कोई भी नई पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई क्योंकि लोगों के द्वारा वो एंटीसिपेट कर ली गई, लोगों के द्वारा वो पता चल गया लोगों को कि ये चीज है। एंटीसिपेट होने के कारण पॉलिसी क्या हो गई? इनइफेक्टिव। इसी को हम बोलते हैं पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस थ्योरी, जो कि लुकेस के द्वारा दी गई है, जो कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। समझ में आया बात? इज इट क्लियर? ये देखो यहाँ पे भी वही सारा चीज लिखा हुआ है कि इस हिपोथेसिस के अकॉर्डिंगली जो लोग हैं वो फोरकास्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्शंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये प्रिडिक्शन करने के कारण जो गवर्नमेंट है वो लोगों को फूल नहीं बना सकती, मूर्ख नहीं बना सकती। कि मूर्ख तब बनाती गवर्नमेंट अगर लोग मनी इल्यूजन में फंसे रहते, पैसे के भ्रम में फंसे रहते, जो मनी इल्यूजन वाला जंक्शन हमने पढ़ा था क्लासिकल्स में।
ठीक है, बट यहाँ पे मनी इल्यूजन नहीं है, इनके लोग पैसे के भ्रम में नहीं फंस रहे, लोगों को पता चल गया है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, दैट्स वाई उनको हायर वेजेस चाहिए। तो गवर्नमेंट लोगों को मूर्ख नहीं बना रही, गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पे जो है इफेक्टिव नहीं हो रही। इज इट क्लियर? देखिए, मेरा मेन मकसद रहता है आपको इस तरह से चीज को समझाना कि आप चाहे ऑब्जेक्टिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा लेक्चर सुनकर आप उस चीज के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ठीक कर पाए और उस चीज के बारे में 3-4 पेजेस भी भर के आ सके। मकसद ये है। कई बच्चे ना नोट्स के पीछे बड़ा भागते हैं, मैं हर बार अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि बच्चे यहाँ पे नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। अगर आपको सब्जेक्टिव के लिए चाहे ऑब्जेक्टिव के लिए चीज समझ में आ जाती है ना, तो जो मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ना अलमारियां भरी पड़ी हैं नोट्स की, तो रद्दी में बेचने का हो जाता है कि इतने नोट्स भरे पड़े हैं ना, बट काम आपके वही चीज आएगी जो आपने समझी है, जो आपके दिमाग में घुस गई है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है जो आपके दिमाग में घुस गई है, जो आपको समझ में आ गई है, जो आपके दिमाग में इस कदर घुस चुकी है कि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप उसके बारे में लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक सच्चा एस्पायरेंट वही है जो चीजों को समझे, ना कि नोट्स से रट्टा लगाए। क्लियर हुई बात मेरी? चलो, अब ये देखिए, ये न्यू क्लासिकल समझ आ गए ना सारे, यहाँ पे वो सारा यही लिखा हुआ है। कहता है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन में पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है क्योंकि लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी का इकोनॉमी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड फ्लेक्सिबल प्राइस एंड वेजेस भी इसी की assumption है ना, क्लासिकल्स की assumption है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी एंटिसिपेट कर ली गई, जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसी का इकोनॉमी पर यानी कि आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब न्यू क्लासिकल्स में दूसरा कंसेप्ट एक आता है ये वाला। न्यू क्लासिकल्स कहते हैं मार्केट क्लियरिंग। मार्केट क्लियरिंग का मतलब होता है जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं मार्केट क्लियरिंग। ठीक है, न्यू क्लासिकल्स बोलते हैं इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर एस्टेब्लिश्ड होगा जहां पे लॉन्ग रन सप्लाई एंड शॉर्ट रन सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होंगे। आपको याद है, मैंने आपको कल करवाया था कि क्लासिकल्स में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऐसे बनता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, याद है ना, ऐसे बनता है। तो दिस इज अ बेसिकली शॉर्ट रन डिमांड कर्व एंड दिस इज अ बेसिकली शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, है ना। ये आपका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन डिमांड कर्व, ये आ गया लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। जिस पॉइंट पर कहता है ये तीनों कट करते हैं ना, उस पॉइंट पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, बस ये चीज। ठीक है, इसको रहने दो, चाहे करने इसमें कंफ्यूजन अगर हो रही है, यू कैन डू दैट डायग्राम। ठीक है, तो मार्केट क्लियरिंग की ये बात करते हैं। अब आगे जो न्यू केंजियंस है ना, जो न्यू केंजियंस हैं, ये इससे उल्ट उल्ट बातें करते हैं। अब न्यू केंजियंस जो है, केंजियंस के आइडियाज को सपोर्ट करते हैं, जो चीजें केंजियंस ने कही है उसके आइडियाज को ये सपोर्ट करते हैं। न्यू केंजियंस की टर्म दी किसने है, पार्किन ने दी है, बेड ने दी है, 1982 में दी। ठीक है, तो मेन एम क्या है इनका, न्यू केंजियन का, कि केंजियन थ्योरी को ही इंप्रूव करना। केंजियन की जम्पशन पर चल रहे हैं ये, अब केंजियन थ्योरी में और एडवांसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको याद है हमने केन्स की थ्योरी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेज रिजिडिटी के बारे में, याद है ना, क्या कारण बताए थे वेज रिजिडिटी के, एफिशिएंसी वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, मनी इल्यूजन, है ना। अब जब न्यू केन्जियन है ना, इन्होंने वेज रिजिडिटी के साथ साथ प्राइस रिजिडिटी की भी बात की। इन्होंने कहा कि इकोनॉमी में प्राइसेस भी रिजिड रहते हैं, और उसको भी उन्होंने कारण बताए हैं आगे सारे कि प्राइस क्यों रिजिड रहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रैशनल बिहाइंड, रैशनल मतलब होता है इंपॉर्टेंस किसी चीज की, रैशनल बिहाइंड वेज प्राइस रिजिडिटी, ये चीज है बेसिकली इनका मीन। अब इसकी जम्पशंस जो है वो देखिए, जो न्यू क्लासिकल्स की जम्पशन थी ना, वो क्लासिकल्स की ही जम्पशंस थी, मतलब उसमें कोई ज्यादा फर्क और नहीं था, बस उन्होंने न्यू क्लासिकल्स ने एड ऑन कर दिया एक मार्केट क्लियरिंग लॉन्ग रन सप्लाई कब वाली चीज को, और एक उन्होंने एड ऑन कर दिया था रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस को। जो न्यू केंजियन है, इसकी अजम्पशंस थोड़ी केंजियन से एक आधी अलग है, देखो पढ़ो। एक तो ये वाली तो सेम ही है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल, उसमें भी हमने पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनिश्चित बेरोजगार, मतलब जो लोग चाहते नहीं है बेरोजगार रहे बट फिर भी बेरोजगार है।
ठीक है, ये इसमें अलग है। जो केन्जियन था ना, उसमें तो हमने परफेक्ट मार्केट ही एज्यूम की थी, बट न्यू केन्जियंस में इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, फिर कंसीडर्ड बोथ सप्लाई एंड डिमांड शॉक्स, इसके बारे में हम आगे जाके समझते हैं डायग्राम से। देन कंसीडर्ड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। देखो, आपको पता है, हमने अभी पीछे पढ़ा था क्लासिकल्स में कि मार्केट में पूरी अवेलेबल जानकारी को वर्कर्स पूरा पता होता है उनको, सारी अवेलेबल जानकारी, अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बारे में, और उसके आधार पर वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस करते हैं। पढ़ा था ना। न्यू के इंजन में उससे बिल्कुल उलट है। न्यू के इंजन में कहते हैं कि पूरी मार्केट की जानकारी नहीं होती लोगों को असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जैसे न्यू क्लासिकल्स में फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है वेज प्राइस की, न्यू के इंजन में बात की गई है रिजिडिटी की, दोनों के फिक्स रहने की। अब मैंने आपको कहा था केंजियन में कि वेजेस रिजिड रहती हैं, उसके कारण पढ़े थे। अब न्यू केंजियन में हमने पढ़ना है प्राइस रिजिड रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उसके क्या कारण है। ठीक है, उसके क्या कारण है, इसकी डायग्राम नहीं आई थिंक वो वाली। हाँ, इसकी कोई डायग्राम नहीं है, क्लास वो उसमें थी, न्यू केंजियंस में थी, न्यू क्लासिकल्स में थी। ओके, सो सबसे पहला इसका कारण है मेन्यू कॉस्ट, और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मेन्यू कॉस्ट से। मेन्यू कॉस्ट के कारण है प्राइजेस के कांस्टेंट रहने का, चेंज कहता है। मेन्यू कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट इज कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्राइस एडजस्टमेंट। प्राइस को चेंज करने में जो फर्म की लागत लगती है उसको हम बोलते हैं मेन्यू कॉस्ट। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में मेन्यूज होते हैं, आपको पता है ना। अगर रेस्टोरेंट अपने प्राइसेस चेंज करेगा तो उसको सारे नए मेन्यूज प्रिंट करवाने पड़ेंगे, उस पर उसकी एक लागत लगेगी, कॉस्ट लगेगी। केन्स कहता है कि फर्म्स जो है ना अपनी इस तरह की कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए प्राइसेस को रिजिड रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। वो प्राइसेस को चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि प्राइसेस को चेंज करने की भी एक कॉस्ट लगती है। क्लियर। दूसरा वो कहते हैं प्राइस वार्स, कि अगर वो प्राइजेस को चेंज करेंगे तो प्राइस वार्स छिड़ जाएंगे। ये वही प्राइस वार्स है, आपको याद है हमने ओलिगोपोली में ये प्राइस वार्स पढ़े होंगे, है ना। तो मतलब अगर एक कम करेगा दूसरा उससे कम करेगा, इस तरह के से वो चीजों को अवॉइड करने के लिए वो प्राइस कम नहीं करते, प्राइस रिजिड रखते हैं, बढ़ाते कम करते नहीं है। तीसरा कोऑर्डिनेशन फेलियर्स। कोऑर्डिनेशन फेलियर्स वही ओलिगोपोली वाली बात आ गई कि फर्म्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, है ना। अगर मैं इतना प्राइस रख रहा हूँ, मतलब वो कितना रखूं, इस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, जिस कारण रिजेशनरी सिचुएशंस जा सकते हैं। वही चीज है, एक कम करेगा दूसरा उससे कम कर लेता है, रिजेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी इससे, है ना। तो इस तरह की चीजों के कारण वो कहता है कि फर्म्स प्राइस को रिजिड रखते हैं, सेम रखते हैं, चेंज नहीं करते। अब ये वही मेन्यू कॉस्ट है जो अभी मैंने आपको समझाया बेसिकली। ठीक है, ये थ्योरी है, पढ़ सकते हैं, वही सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाई। थिंक क्लियर है। ये आपके बेसिकली न्यू क्लासिकल एंड न्यू केंजियन थे। अब इनमें डिफरेंसेस समझिए। डिफरेंसेस तो मैंने आपको अभी बता ही दिए हैं, बट एक बार दोबारा से क्लियर कर लेते हैं उसको। तो देखिए, न्यू क्लासिकल्स ने क्या कहा था कि वेजेस एंड प्राइजेस एडजस्ट, वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल। ये देखो, वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, ये किसने कहा था, न्यू क्लासिकल्स ने कहा था, है ना। न्यू केंजियंस ने क्या कहा कि नहीं भाई, वेजेस एंड प्राइजेस तो स्टिकी है, स्टिकीनेस है, यानी कि रिजिड है, यानी कि बदलते नहीं है, है ना। जो न्यू क्लासिकल्स है उन्होंने कहा मार्केट क्लियर हो जाती है। मार्केट क्लियर का मतलब सप्लाई एंड डिमांड बराबर रहते हैं। बट न्यू केंजियन ने दोनों की इसकी बात नहीं की। न्यू केंजियन ने, आपने पढ़ा, केंजियन में भी कहा था कि सप्लाई इज नेवर इक्वल टू डिमांड। हालांकि उसने बोला था कि जो डिमांड डेफिशिएंसी रहती है, डिमांड कम रहती है सप्लाई से, है ना। फिर न्यू क्लासिकल, वही चीज, न्यू क्लासिकल ने मार्केट क्लियरिंग की बात की है। न्यू केंजियन वही सेम पॉइंट है, ये अभी जो पीछे पढ़ा हमने। फिर न्यू केंजियन और न्यू क्लासिकल में और क्या डिफरेंस है। न्यू क्लासिकल ने एक्सप्लेन द फोर्सेस इन रैशनल चॉइसेस, रैशनल एक्सपेक्टेशंस की बात की है इसमें, है ना। बट जो न्यू केंजियंस है उसने कोऑर्डिनेशन फेलियर्स की बात की है, कि जो हाउस होल्ड हैं, जो फर्म्स हैं, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, रैशनली चॉइसेस नहीं ले पाते,
इसके कारण कोऑर्डिनेशन फेलियर्स आते हैं। फिर और क्या दोनों में डिफरेंस है? और डिफरेंस, न्यू क्लासिकल मार्केट, वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, बट न्यू केन्जियन ने कहा कि नहीं, वेजेस एंड प्राइजेस तो फ्लेक्सिबल होते ही नहीं है, स्टिकी होते हैं, जिस कारण इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब डिमांड सप्लाई से कम रहती है, जिस कारण इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रहता है ना। फिर न्यू क्लासिकल में एंटीसिपेशन की बात की गई है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, जिस कारण उसका आउटपुट पर या इकोनॉमी पर या एम्प्लॉयमेंट पर कोई किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसको हमने अभी पढ़ा था पॉलिसी इनइफेक्टिव प्रोपोजिशन, है ना। बट न्यू केन्जियन ने इसके उलट कहा हुआ, न्यू केन्जियन ने पॉलिसी इफेक्टिवनेस की बात की है कि लोग पॉलिसी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, मनी अलूजन में फंसे रहते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी रंग ला जाती है, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी इफेक्ट करती है, ऐसा न्यू केन्जियन ने बोला। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे ये सब चीज को? फिर